और बात बाबरी की। 90 के दशक की शुरुआत से लेकर के 2019 में थमा विवाद अब फिर बढ़ रहा है और यह विवाद जहां से उठ रहा है वो है पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद। इसी को लेकर की जो लड़ाई शुरू हुई उसमें कयामत तक की बात आ गई। मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर जो कि टीएमसी से निष्कासित हैं लेकिन विधायक हैं, वो बाबरी बनाने की तैयारी में हैं। तो उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया कि जब तक कयामत नहीं आ जाएगी तब तक बाबरी नहीं बनेगी। इस पूरे घटनाक्रम से ठीक पहले हिंदू संगठन यूपी और दिल्ली से फावड़े लेकर बंगाल कूच कर चुके हैं कि जहां नींव पड़ी है वो नींव खोद दी जाएगी। लेकिन सभी के बीच जब विवाद ये हुआ कि जब योगी ने ऐलान किया और उसी ऐलान को चुनौती दी हुमायूं कबीर। एक तरफ बंगाल के मुर्शिदाबाद में नई बाबरी के निर्माण के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, तो दूसरी तरफ यूपी के सीएम योगी ने साफ कह दिया है बाबरी का निर्माण नहीं होगा। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं ऐसे ही सड़गल जाएंगे, कभी वो दिन आने वाला नहीं है। वो दिन आने वाला नहीं। योगी ने सीधे सीधे चेतावनी दी है कि चाहे कयामत ही क्यों ना आ जाए, बाबरी फिर से नहीं बनेगी। हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी कभी कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान ऐसे समय में आया है जब मुर्शिदाबाद में बन रही नई बाबरी के निर्माण को रोकने के लिए हिंदू संगठनों का जत्था कूच कर चुका है। बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं ऐसे ही सड़गल जाएंगे, कभी वो दिन आने वाला नहीं है। और अब तो योगी आदित्यनाथ ने भी नई बाबरी के निर्माण पर विराम लगाने का ऐलान कर दिया है। हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी कभी कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं ऐसे ही सड़गल जाएंगे, कभी वो दिन आने वाला नहीं है। एक तरफ फावड़े हाथ में लिए विश्व हिंदू रक्षा परिषद बाबरी निर्माण रोकने के प्रण के साथ मुर्शिदाबाद के लिए निकल चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ बाबरी निर्माण रोकने की बातें करने वालों को हुमायूं कबीर ने धमकी भी दे डाली है। हिंदू संगठन कह रहे हैं कि वो नई बाबरी नहीं बनने देंगे, तो हुमायूं कबीर ने भी कह दिया है कि देखें उन्हें कौन रोकता है। पत्थर का जवाब पत्थर में ही देंगे। माहौल ऐसा है कि सवाल उठ रहे हैं, आखिर मुर्शिदाबाद में कल क्या होगा? क्या बाबरी के नाम पर एक बार फिर कल बड़ा बवाल होने जा रहा है? इसके लिए सबसे बड़ा और नाजुक वक्त होगा सुबह के 10 बजे, जब एक साथ कुरान पढ़कर हुमायूं कबीर बाबरी का निर्माण कार्य शुरू करवाने वाले हैं। लेकिन उसी वक्त विश्व हिंदू रक्षा परिषद के देश भर के कार्यकर्ता भी वहां मौजूद होंगे। ये वही संगठन है जिसने लखनऊ में पोस्टर लगाए थे और लिखा था कि हुमायूं हम आएंगे, बाबरी फिर गिराएंगे। और अब वो मुर्शिदाबाद के लिए जब निकले हैं तो हाथ में फावड़े भी हैं। और वो जैसे ही मस्जिद का वो व्यवस्था बनाना चाहता है, खुदाई करना चाहता है, वो समझ लीजिए कि हम लोग इसी से उसकी कब्र खोद देंगे हुमायूं कबीर की। विश्व हिंदू रक्षा परिषद का कहना है कि उन्हें मस्जिद से नहीं बल्कि बाबर के नाम से बनाई जा रही मस्जिद से आपत्ति है। निर्माण करना चाहेगा बाबरी, चूंकि आक्रमणकारी था, बनाना ही है तो आप अब्दुल कलाम का बनाइए, वीर अब्दुल हमीद का बनाइए, और आपको बनाना है तो अशफाक उल्लाह का बनाइए। विश्व हिंदू रक्षा परिषद का एक दल दिल्ली से भी रवाना हो चुका है। इसके अलावा लखनऊ, गोरखपुर, अयोध्या, मथुरा, जौनपुर से भी बड़े जत्थे मुर्शिदाबाद के लिए निकल चुके हैं। ये वहां से बैठ के जो बोल रहे हैं कि जो है उसके नाम पे मस्जिद बनाएंगे बाबर के नाम पे, ये पॉसिबल नहीं है, हो नहीं पाएगा। एक तरफ हिंदू संगठन बाबरी तोड़ने की बात कह रहे हैं और इकट्ठे होकर मुर्शिदाबाद पहुंच रहे हैं, तो वहीं हुमायूं कबीर ने भी तैयारी कर ली है।
जहां नई बाबरी का निर्माण होने का दावा किया जा रहा है, वहां पंडाल लग चुका है, खुदाई का काम भी शुरू हो चुका है, बाकायदा नई बाबरी की तस्वीर जारी कर दी गई है और हिंदू संगठनों का मुकाबला करने के लिए अब मुर्शिदाबाद और बंगाल के मुस्लिमों को एकजुट करने की बात कही जा रही है। ये मस्जिद को कोई रोक सकता नहीं, कोई रुकने आएगी तो उनको साथ मुकाबला करने के लिए सारा मुर्शिदाबाद का मुस्लिम तैयार हो, बंगाल का मुस्लिम तैयार हो। मगर इन सब के बीच योगी ने बाबरी प्रेमियों से दो टूक कह दिया है कि कयामत तक बाबरी का निर्माण नहीं होगा। बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं, ऐसे ही सड़ गल जाएंगे, कभी वो दिन आने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हुमायूं कबीर जिनकी राजनीतिक हस्ती जो है, जो औकात है, वो बड़ी ही उस ऐलान के बाद है जब बाबरी का एजेंडा हुमायूं कबीर ने थामा। कुछ देर पहले जब हमने हुमायूं कबीर से बात की इसी मुद्दे को लेकर, इसी बयान को लेकर के, तो क्या कहा हुमायूं कबीर ने, आपको ये भी सुनना चाहिए। वो जोगी जी निर्णय लेने का कौन हो? जोगी जी हो यूपी का चीफ मिनिस्टर हो, वो यूपी का संभाल लेने लिए बताइए। वो मुर्शिदाबाद संभालने का आदमी है, ममता बनर्जी यहाँ का चीफ मिनिस्टर है, और मुर्शिदाबाद में जो बाबरी मस्जिद बन चुका हो वो बनेगी तो यूपी का मुख्यमंत्री वहाँ बैठ के ये मुद्दा ही उठाना चाहते हैं। वो खुद आने के लिए बोल रहे हैं, मैं वो आने दीजिए, रोकने दीजिए, हिम्मत है तो रोक के देखिए। मस्जिद बनाने का कोई मना किया? कोई सुप्रीम कोर्ट मना किया जो मस्जिद नहीं बन सकता? संविधान में आपका जो हक है, मेरा भी से है कि हक है। मैं भी भारत का ही जन्म लिया, भारत का ही नागरिक है। जोगी जी जो भारत का ही संविधान में शपथ लेके चीफ मिनिस्टर बना, तो वो लोग उल्टा सीधा बोलेंगे तो मैं क्या करना चाहते हैं, क्या बोलूंगी? जोगी जी जो मंदिर बनाया, मैं किसी ने विरोध नहीं किया, तो मैं मस्जिद बनाऊंगी तो जोगी जी का क्या रिश्ता है मस्जिद रुकने का? ये आपने हुमायूं कबीर को सुना जो योगी आदित्यनाथ की उस बयान की मुखालफत में है कि बाबरी कयामत तक नहीं बने। ये तो आपने सुना कि पश्चिम बंगाल से रिएक्शन क्या है, लेकिन उत्तर प्रदेश के इस रिएक्शंस पे लोगों का क्या कहना है, पॉलिटिकल पार्टीज क्या कह रही हैं, आपको ये भी सुनना चाहिए। जब मुख्यमंत्री घिर जाते हैं, बीजेपी कमजोर हो जाती है, उनकी कुर्सी जाने का डर बढ़ जाता है, तो क्या करते हैं? कम्युनल हो जाते हैं। जितना उनकी कुर्सी को खतरा होगा उतना ही वो कम्युनल हो जाएंगे। हर उस चीज को जिंदा रखना चाहते हैं जिससे इनको फायदा हो। वो अपना जो इनका पिट्ठू है बंगाल का, जो 2019 में इनके झंडा लेकर के चुनाव लड़ रहा था और जिसने ऐलान किया मैं बाबरी मस्जिद बनाऊंगा, उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्यों FIR नहीं कराई अभी तक? उत्तर प्रदेश के अंदर आप बाहर के लोगों की FIR करा दे तो अपने यहाँ कराओ FIR उसके खिलाफ। बातों करके उनको लगता है कि वो बुनियादी मुद्दों को छिपा लेंगे, ये नहीं होने वाला है। अब लोग सोशल मीडिया लोग देखते हैं, रोटी कपड़ा मकान रोजगार की बात करनी पड़ेगी, लोग परेशान। ये एक बयान बाबरी को लेकर जो योगी आदित्यनाथ ने दिया। अब एक और बयान वापस उत्तर प्रदेश की राजनीति में गूंज रहा है, और वो बयान है जिसका फायदा हरियाणा, महाराष्ट्र और बिहार के चुनावी रण में आ चुका है। नारा है बटेंगे तो कटेंगे। लगभग सवा साल के बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। सियासी संग्राम करीब है तो वही नारा फिर लौट आया और बीजेपी इस नारे को हिंदू एकता का मंत्र बता रही है, तो विपक्ष इसे खुला चुनावी ध्रुवीकरण बता रहा है। जो बांटने वाले लोग हैं ना, इन लोगों से सावधान रहना। जितने भी भारतीय लोग हैं, मुत्तफिक रहें, मुत्तहिद रहें, भाईचारे के साथ रहें। बचेंगे तो कटेंगे रिटर्न, एकता का योगी मंत्र। देश का दुश्मन आंखें लगाए बैठा है, आप बंट गए तो फिर कटने के रास्ते भी खोल जाएंगे।
बटेंगे तो कटेंगे का नारा, योगी के साथ मौलाना। भारतीय लोग हैं, वो लोग जो है मुत्तफिक रहें, मुत्तहिद रहें, भाईचारे के साथ में रहें, आपस में प्यार मोहब्बत के साथ में रहें। यूपी में 2027 का सियासी बिगुल बजने से पहले ही योगी का बटेंगे तो कटेंगे वाला बयान एक बार फिर गूंज उठा है। यूपी के सीतापुर में एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर अपना ब्रह्मास्त्र चलाया और बटेंगे तो कटेंगे का नारा दोहराया। आप बंट गए तो फिर कटने के रास्ते भी खोल जाएंगे। योगी ने यह नारा दोहराते हुए बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा का हवाला देते हुए खामोशी पर भी सवाल खड़े कर दिए। ये सब मौन है। ये मरने वाला हिंदू कौन है? ये सब दलित हिंदू है। ये दलित हिंदू है। कोई नहीं बोल रहा है। केवल कुछ हिंदू संगठनों को छोड़ दिया जाए और धर्माचार्यों को छोड़ दिया जाए, लगता है सबका मुंह बंद हो गया है, क्योंकि मरने वाला हिंदू है। हैरानी इस बात की है कि योगी के जिस बयान को विपक्ष ध्रुवीकरण बताता रहा है, उसी बयान पर मौलाना योगी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। बिल्कुल बात उनकी दुरुस्त है, और वो जो कह रहे हैं वो बांग्लादेश के परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं। उनके कहने का पस मंजर बांग्लादेश है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ में जो जुल्म और ज्यादती हो रही है, उस सिलसिले को बता रहे हैं। दरअसल योगी ने कहा कि कुछ नेता समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं और अगर देश बटा तो दुश्मनों के लिए रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। और योगी ने बकायदा बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के मुद्दे को भी उठाया था। बांग्लादेश में जो मारे जा रहे हैं हिंदू, हर दिन आप सुनते होंगे, एक हिंदू जला दिया गया, एक हिंदू के घर में आग लगा करके मार दिया गया, राह चलते हुए एक हिंदू को जला दिया गया। प्रतिदिन समाचार आ रहे हैं बांग्लादेश से। ये सब मौन है। हालांकि योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर मौलानाओं की अलग अलग राय है। उन्होंने ये उपदेश कहीं भी दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और एक आध्यात्मिक गुरु हैं। हम उनका सम्मान करते हैं और हम ये मानते हैं कि मुख्यमंत्री जब बोलता है, एक आध्यात्मिक गुरु जब बोलता है, तो खाली एक धर्म के लिए नहीं बोलता, बल्कि सारे धर्मों के लिए बोलता है। उनका ये मैसेज बहुत अच्छा मैसेज है कि बट गए तो कट जाएंगे। लेकिन अब जरा ये समझिए कि आखिर बटेंगे तो कटेंगे का नारा एक बार फिर क्यों लौट आया है। दरअसल महाराष्ट्र चुनाव के दौरान सीएम योगी ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया था, जिसके बाद महाराष्ट्र चुनाव में एनडीए को जबरदस्त जीत मिली थी। हरियाणा और बिहार चुनाव में भी इस नारे की ताकत दिखी थी। और अब जबकि यूपी में अगले साल 2027 में चुनाव है, समाजवादी पार्टी पीडीए के भरोसे ताल ठोक रही है। ओवैसी की पार्टी ने भी यूपी में एंट्री का ऐलान कर दिया है। तो योगी ने एक बार फिर हिंदुओं को एकजुट करने के लिए बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया है। बटिए मत, क्योंकि जब भी बटे थे तो कटे थे। एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है, और बटे थे तो कटे थे। हमें बटना नहीं है। योगी के इस बयान के बाद सियासत भी गर्म हो गई। विपक्ष इसे चुनावी ध्रुवीकरण बता रहा है, तो बीजेपी इसे हिंदू एकता का संदेश बता रही है। प्राकृतिक सत्य है कि आदमी जब एकजुट रहता है तो मजबूती रहती है, ताकत रहती है, और बंटता है तो कमजोर हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी, मैं ये शब्द अकेले मुख्यमंत्री जी के लिए शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी का हर एक नेता झूठ और आडंबर करने में माहिर है। बट कौन रहा है? पूरा एक सनातनी एकजुट है, और जो अपने को ये मानते हैं कि हम ज़्यादातर हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान हिंदू ही हमारे पूर्वज हैं, तो वो भी हमारे साथ हैं। योगी का बटेंगे तो कटेंगे का नारा पहले महाराष्ट्र, हरियाणा और बिहार में गूंज चुका है, और अब यूपी चुनाव से ठीक पहले इस बयान ने फिर जोर पकड़ लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब एक और नारे की बात। ये नारा योगी आदित्यनाथ ने नहीं, बल्कि वाराणसी के दाल मंडी इलाके में गूंजा, जहां 21 मकानों को ध्वस्त करने के मिशन के साथ
बुलडोजर एक्शन फिर दिखा। लेकिन इसी एक्शन के बीच कल विरोध की तस्वीर आपको दिखाई थी, नारेबाजी की तस्वीर दिखाई थी, आगजनी की तस्वीर दिखाई थी। उसी को लेकर प्रशासन अलर्ट पर रहा। सवाल फिर उठ रहे हैं कि क्या विकास के काम को मजहबी रंग देने की जानबूझकर कोशिश की जा रही है? अपने भवन को खाली कर ले, आग ध्वस्तीकरण किया जाएगा। मैसेज लाउड एंड क्लियर है, काशी के विकास में जो भी टांग अड़ाएगा उसका योगी फोर्स इलाज करेगी। योगी का बुलडोजर दालमंडी इलाके में फुल स्पीड में दौड़ रहा है और आज उसके टारगेट पर हैं 21 मकान, जिसे ध्वस्त करने के मिशन पर निकल चुका है। ये अपने भवन को खाली कर ले, आग ध्वस्तीकरण किया जाएगा। दरअसल कल दालमंडी में बुलडोजर एक्शन के दौरान भाईजान ने इसका विरोध किया था, लेकिन आज 12 बजे के बाद फिर से बुलडोजर की दहाड़ इन इलाकों में सुनाई पड़ रही है। दालमंडी के इलाके में कई मकानों को जमींदोज करने का सिलसिला अब भी जारी है। अब तक 28 मकान पहले ही ध्वस्त किए जा चुके थे, जबकि कल से कुल 21 मकानों की तोड़फोड़ यहां पर शुरू की गई है। कल भयंकर बवाल देखा गया और आगजनी की भी घटना सामने निकल कर आई। इसी को लेकर आज मीडिया कर्मियों को पूरी तरीके से दालमंडी इलाके में बैन कर दिया गया है और चौक थाने पर व्यवस्था बनाई गई है। वहीं पर मीडिया ब्रीफिंग होगी और कहा जा रहा है कि सुरक्षा कारणों से ऐसा किया गया है। लेकिन योगी के क्लियर मैसेज के बावजूद भी दालमंडी में बुलडोजर एक्शन का कट्टरपंथी विरोध कर रहे हैं। यही नहीं, अब इसे मजहबी रंग देने की कोशिश हो रही है। ये तस्वीरें 9 फरवरी की हैं, जब दालमंडी में चल रहे बुलडोजर के विरोध में भाईजान सड़क पर उतर आए और तो और इस दौरान माहौल बिगाड़ने के लिए मजहबी नारे भी लगाए गए। तस्वीरों में देखिए, दालमंडी की सकरी गलियों में भाईजान विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान जैसे ही विरोध कर रहे लोगों का हुजूम यूपी पुलिस के सामने आया, भीड़ से किसी ने नाराए तकबीर और अल्लाह अकबर के नारे लगाने शुरू कर दिए। सवाल उठता है, आखिर वाराणसी का माहौल कौन खराब करना चाहता है? दालमंडी में बुलडोजर एक्शन पर ब्रेक कौन लगाना चाहता है? और सबसे बड़ा सवाल कि अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन में मजहबी नारेबाजी क्यों की गई? ये सवाल इसलिए भी बड़ा है क्योंकि कल ही दालमंडी में बुलडोजर एक्शन के दौरान एक शख्स ने अपने घर को आग के हवाले कर दिया और मकान के पहले फ्लोर पर खड़े होकर सुसाइड करने की चेतावनी देने लगा। बुलडोजर एक्शन के विरोध में से आग तक लगा दी, जिसे काफी मशक्कत के बाद बुझाया गया। कल हुए विरोध प्रदर्शन के बाद आज ध्वस्तीकरण से पहले काशी विश्वनाथ मंदिर समेत आसपास की सुरक्षा बढ़ा दी गई। पूरे दिन ड्रोन से निगरानी की गई और योगी फोर्स को हाई अलर्ट पर रखा गया ताकि दालमंडी के चौड़ीकरण में कोई रुकावट न आए। इसी चौक थाने परिसर में बैठने की अरेंजमेंट की गई और यहीं से अप टू डेट जो भी जानकारी मिलेगी अधिकारी ब्रीफ करेंगे और उसी के आधार पर फुटेज प्रोवाइड किया जाएगा और मीडिया कर्मियों को समय समय पर सूचित करने की बात की जा रही है। फिलहाल दालमंडी इलाके में चौकसी बढ़ा दी गई है और सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। वाराणसी से वीडियो जर्नलिस्ट बाबूलाल के साथ जयपाल, जी मीडिया। यूपी को क्राइम फ्री बनाना है, यही है सीएम योगी का संकल्प और 2017 में सरकार आने के बाद लगातार इस पर काम। इसी संकल्प को पूरा करने के लिए योगी फोर्स लगातार एक्शन में भी। उसकी तस्वीर दिखाता हूं मैं आपको। पहला एक्शन, क्राइम को कंट्रोल करने के लिए अपराधियों को सीधा बुलेट से हिसाब हो रहा है। इसकी तस्दीक करती हुई तस्वीरें जौनपुर और चंदौली से फिर सामने आई, जहां जौनपुर में योगी फोर्स ने एनकाउंटर के बाद एक गौ तस्कर को दबोचा। चंदौली में करीब 2.5 करोड़ की कीमत का 499 किलो गांजा बरामद, 2 तस्करों को पकड़ा और अब नेक्स्ट टारगेट है अयोध्या और हाथरस।
जहां अपराधी और हुड़दंगी योगी फोर्स को चैलेंज कर रहे हैं, कानून तोड़ रहे हैं, लेकिन अब रडार पर आ चुके हैं। और क्राइम के खिलाफ इसी योगी मॉडल की डिमांड आज दिल्ली में हुई। एक हिंदू युवक को कुछ मुस्लिम युवकों ने चाकुओं से गोदा, उसकी जान ले ली। पूरे इलाके में लोगों का गुस्सा भड़क उठा। दिल्ली पुलिस से दोषियों के एनकाउंटर करने की मांग की जा रही है। दिल्ली में नफरती हमला, वीर सिंह शिकार बना। आज हमारा लाल गया, कल किसी और का लाल जाएगा। बीच सड़क पर चाकूबाजी, एनकाउंटर की मांग उठी। जब तक ऐसे को एनकाउंटर मारे नहीं, कुछ उनको सजा नहीं मिलेगी तो फिर करेंगे। गरीब लोग ऐसे ही मर जाएगा। किसी और के साथ हो सकता है ना। अभी कार्रवाई। देश की राजधानी दिल्ली में सरेआम एक हिंदू युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। मामला पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके का है और हत्या का इल्जाम 2 मुसलमान युवकों पर लगा है, जिसकी वजह से इलाके में तनाव फैल गया। फांसी चाहिए। कोई नहीं आ रहा है, विधायक कोई आया नहीं, कोई पूछने भी नहीं आया अभी तक हमसे। तो आप लोग दुकानदार हम सब कुछ करेंगे, बहुत ज्यादा नाराज है। हमारे यहाँ जब ऐसे दिक्कत होगी, हम दुकानदार आदमी है, हमारी सेफ्टी कहाँ बची? आज हमारा लाल गया, कल किसी और का लाल जाएगा। किसी और का लाल जाएगा। कुछ नहीं करे पुलिस। हैरानी की बात यह है कि वारदात की वजह बेहद मामूली थी। दरअसल ऑटो पार्ट्स की दुकान चलाने वाले वीर सिंह और उसका साथी रामकिशन अपनी दुकान पर थे। तभी 3 मुस्लिम युवक दुकान पर पहुंचे और अपने मोबाइल को चार्ज करने को कहा। जब वीर सिंह ने मना किया तो उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस हत्याकांड के बाद इलाके में भारी आक्रोश फैल गया। सैकड़ों लोग वीर सिंह का शव लेकर थाने पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए इंसाफ नहीं मिलने पर चक्का जाम की चेतावनी दी। मामला चूंकि हिंदू मुस्लिम पक्ष से जुड़ा था, लिहाजा इलाके के बीजेपी विधायक भी मौके पर पहुंच गए। हंगामा बढ़ा तो पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज करते हुए आनन फानन में 2 लोगों को हिरासत में ले लिया और बाकी आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। मगर मृतक का परिवार दोषियों के एनकाउंटर की मांग पर अड़ा है। जब तक ऐसे को एनकाउंटर मारे नहीं, कुछ उनको सजा नहीं मिलेगी तो फिर करेंगे। सवाल उठ रहे हैं कि क्या देश की राजधानी दिल्ली में भी आम आदमी सुरक्षित नहीं है? क्या गुंडे बदमाशों के हौसले इतने बढ़ गए कि मामूली सी बात पर किसी का भी मर्डर कर देंगे? हालांकि इस पूरी वारदात के बाद उस तमाशबीन भीड़ पर भी सवाल उठ रहे हैं जो खून से लथपथ वीर सिंह को अस्पताल भी नहीं ले गए। दिल्ली से जी मीडिया के लिए अनुराग मिश्रा की रिपोर्ट। और बात पूर्व आर्मी चीफ जनरल मनोज नरवणे की किताब पर हुए हंगामे की, जिसके एक अंश को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संसद में बोला मुद्दा बनाया। चीन की घुसपैठ का दावा किया, सरकार को घेरा, लेकिन अब बहस इस पर हो रही कि जब किताब पब्लिश नहीं हुई तो राहुल गांधी ने उसके आधार पर यह लड़ाई कैसे छेड़ी। इसी नए संग्राम का पूरा अपडेट इस रिपोर्ट में दिखाता हूं आपको। जब से राहुल गांधी ने पूर्व आर्मी चीफ मनोज नरवणे की किताब का हवाला देकर सरकार से सवाल पूछा है, तब से सियासी उबाल थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। राहुल का दावा है कि चीन ने लद्दाख में घुसपैठ की थी और ये नरवणे की बुक में साफ साफ लिखा है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने नरवणे की अनपब्लिश्ड किताब के सर्कुलेशन को लेकर एफआईआर दर्ज की है। सवाल पूछा है कि नरवणे की किताब लीक कैसे हुई, तो इस पर पब्लिशिंग कंपनी पेंगुइन का बयान आया है। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने कहा है कि नरवणे की किताब अभी तक पब्लिश नहीं हुई है। पब्लिशिंग के सभी राइट्स हमारे पास हैं। अब तक किताब की ना तो कोई छपी हुई और ना ही डिजिटल कॉपी सामने आई। हमारी तरफ से किताब का कोई भी हिस्सा कहीं भी सार्वजनिक नहीं किया गया है। दिल्ली पुलिस की एफआईआर और पेंगुइन के जवाब के बीच राहुल गांधी ने नरवणे का पूरा ट्वीट दिखाया और क्या कहा, सुनिए। Manoj Naravane ji, it's a tweet that says, "Hello friends, my book is available now. Just follow the link. Happy reading. Jai Hind." This is a tweet that Mr. Naravane has made. You can look into the tweet. So the point I'm making is, either Mr. Naravane is lying, and I believe the army chief. Okay, I don't think he will lie. Or Penguin is lying. Somebody needs to,
both cannot be telling the truth. राहुल के आरोपों के बीच निशिकांत दुबे सामने आए और कहा कोई संसद में गुमराह नहीं कर सकता। ये संसद की गरिमा का सवाल है। इस पार्लियामेंट के नियम कानून है। इस पार्लियामेंट में आप किसी भी मुद्दे को गुमराह नहीं कर सकते। कोई ऐसा पेपर आप ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते जो कि जेन्युइन नहीं है। राहुल गांधी जी ने सारी पराकाष्ठा क्रॉस कर दी। जब पब्लिशर कह रहा है कि हमने बुक पब्लिश ही नहीं किया, तो कौन सा बुक आप पब्लिश करके घूम रहे हो? फिर पार्लियामेंट में, लोकसभा के अंदर जो है आपने सदन को गुमराह किया। तो मेरा तो लोकसभा स्पीकर से यह आग्रह होगा कि इनके ऊपर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे की आत्मकथा को लेकर विवाद जारी है। संसद और संसद के बाहर विपक्ष सरकार को घेर रहा है और पूछ रहा है कि लद्दाख में चीन की सेना ने घुसपैठ की थी, तब सरकार ने जवाब क्यों नहीं दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी विवादित किताब पर पूर्व आर्मी चीफ जनरल एम नरवणे का पहला बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि पब्लिशर पेंगुइन का बयान शेयर किया और नरवणे की किताब पब्लिश नहीं हुई, ये पेंगुइन ने कहा। पेंगुइन ने कहा कि किताब का कोई हिस्सा सार्वजनिक नहीं है। अपनी किताब पर जनरल नरवणे ने पोस्ट किया कि अभी किताब की स्थिति है, ये नरवणे कह रहे हैं। और अब बात पाकिस्तान की, जो खुद 9/11 का टेरर याद कर रहा है। पाकिस्तानी तालिबान और अफगान तालिबान से पिट रहा मुनीर फोर्स और पूरा मुल्क बुरी तरह घबराया है। और इसका सबूत सामने आया राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के ऑफिस से, जब अपने ही पाले हुए आतंकियों के बेकाबू होने और पाकिस्तान में 9/11 जैसी तबाही मचने का डर वहां हो चुका है। तालिबान ने औकात दिखाई, पाकिस्तान को 9/11 की याद आई। इस्लामाबाद में कोहराम, मुनीर को नहीं छोड़ेगी आवाम। पहले पाकिस्तानी फौज को बलोचों ने पीटा, 300 से ज्यादा सुरक्षा बलों को ढेर करने का दावा किया। और इसके बाद 6 फरवरी को इस्लामाबाद में 20 साल का सबसे घातक हमला हुआ। इन दो तस्वीरों में सवाल उठ रहे हैं पाकिस्तान की सेना पर, सुरक्षा एजेंसियों पर और शहबाज मुनीर की सत्ता पर। यही वजह कि कंगाल आवाम को गुमराह करने और अपनी नाकामी छिपाने के लिए पाकिस्तान में रोज नए नए बयान दिए जा रहे हैं। अब पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने तबाही के लिए अफगान तालिबान को जिम्मेदार बताया है। पाकिस्तान में ऐसा हड़कंप मचा है कि राष्ट्रपति को 9/11 की याद आ रही है। प्रेसिडेंट ऑफिस से जारी बयान के मुताबिक जरदारी ने कहा, इस वक्त अफगानिस्तान के हालात बहुत खतरनाक है। तालिबान राज में 9/11 या उससे भी बुरी स्थिति बन गई है। अफगानिस्तान के हालात पर पाकिस्तान को गंभीर आपत्ति है। राष्ट्रपति जरदारी के बयान से साफ है कि पाकिस्तान किस तरह घबराया हुआ है और तालिबान की आक्रामकता से बौखलाकर अफगानिस्तान पर आतंक फैलाने का आरोप लगा रहा है। जबकि जिस 9/11 अटैक का जिक्र जरदारी ने किया है, उसमें खुद पाकिस्तान की भूमिका संदिग्ध रही है। अलकायदा को पालने पोसने वाला खुद पाकिस्तान है। 9/11 के मास्टरमाइंड लादेन का ठिकाना पाकिस्तान था। पाकिस्तान में 20 से ज्यादा आतंकी संगठन सक्रिय है। इसके बावजूद पाकिस्तान किस बेशर्मी के साथ आतंक से लड़ने और आतंकी खतरे की बात करता है। दरअसल ये सारी कहानी विक्टिम कार्ड खेलने की है, क्योंकि असली प्रॉब्लम पाकिस्तान ही है। अफगानिस्तान में अमन है और हमारा एक पाकिस्तान पड़ोसी नहीं है, 5 और मुल्क भी हमारा पड़ोसी है। चीन है, ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ईरान है, वो सब हमसे खुश है। तालिबान सरकार के विदेश मंत्री ने साफ कहा था कि आखिर पाकिस्तानी सीमाएं पर ही समस्या क्यों है, किसी दूसरे पड़ोसी को हमसे शिकायत क्यों नहीं। तालिबान का ये रुख इसलिए है क्योंकि वो धोखेबाज पाकिस्तान की असलियत समझ चुका है। हालात ये हैं कि पाकिस्तान में बनने वाली दवाइयों पर भी तालिबान को भरोसा नहीं। तालिबान सरकार ने पाकिस्तानी दवाइयों पर बैन लगा दिया। पाकिस्तान से लेन देन खत्म करने की डेडलाइन तय कर दी गई। तालिबान से बढ़ती तनातनी पर पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है और पाकिस्तानी पत्रकार तालिबान से बातचीत की सलाह दे रहे हैं। टीटीपी और बलोचों से घिरा पाकिस्तान भले ही अफगान फ्रंट पर दुनिया का ध्यान खींचना चाहता है और किसी तरह समझौते के लिए तड़प रहा है, लेकिन सच्चाई है कि पाकिस्तान से तालिबान का पूरी तरह मोह भंग हो चुका है। और अगर पाकिस्तान ने कोई नई गलती की तो फिर एक बार आर पार की जंग छिड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। और एक ग्लोबल परसेप्शन है कि पाकिस्तान बारूद के ढेर पर है।
एक तरफ अफगानिस्तान के साथ हालात लगातार विकट होते जा रहे हैं, उधर बलूचिस्तान लगातार हमलावर पाकिस्तान के ऊपर हो रहा है। यानी एक साथ कम से कम 2 फ्रंट हैं जहां लगातार पाकिस्तान पिट रहा है। और इसी नाकामी को छुपाने के लिए शांति काल में टैंक उतार दिए पाकिस्तान। जंग का माहौल बनाकर बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना बर्बरता की हर हद पार कर रही है। जब बीएलए ने पीटा तब मुनीर कहां था? बलूचिस्तान में पाकिस्तान ने क्यों उतारे टैंक? बलोचों के साथ बर्बरता, पाकिस्तान बर्बाद होगा। 31 जनवरी से 6 फरवरी 7 दिन तक बीएलए के करीब 300 फाइटर बलूचिस्तान की सड़कों पर घूम रहे थे, सरकारी इमारतों को फूंक रहे थे, पाकिस्तानी सेना और पुलिस के जवानों को मार रहे थे, सुरक्षा बलों के ठिकाने तबाह कर रहे थे। तो उस वक्त मुनीर की फौज मोर्चा छोड़कर जान बचाकर भाग रही थी। मुनीर भी बिल में छिपा था। अब बीएलए के फाइटर अपना मिशन पूरा करके अपनी गुफाओं में लौट चुके हैं, तो मुनीर की सेना अपनी बहादुरी दिखाने निकली है। सड़कों पर टैंक दौड़ रहे हैं। ये तस्वीरें बलूचिस्तान के नुश्की जिले की हैं, जहां मुनीर की कार ब्रिगेड टैंक लेकर उतर गई है। बलोचों का दमन करने के लिए ड्रोन हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। बीएलए से कनेक्शन का आरोप लगाकर आम बलूचों के घर ध्वस्त किए जा रहे हैं। पाकिस्तानी सेना जब कार्रवाई के नाम पर बलूचों की आवाज दबाने के लिए निकली है, तो उसी वक्त बीएलए ने ये वीडियो जारी किया है, जिसमें दिखाया गया कि ऑपरेशन हेरोफ के तहत किस तरह बलोच लड़ाकों ने मास्तुंग के पुलिस स्टेशन कब्जा किए थे, एसएचओ की तलाशी ली थी, थाने के रिकॉर्ड जला दिए गए थे। लेकिन तब मुनीर की फौज क्वेटा से ग्वादर पीठ दिखाकर भाग रही थी, जबकि हथियारबंद बीएलए फाइटर बेखौफ होकर बलोचों के बीच घूम रहे थे। दरअसल ये पहली बार नहीं है जब मुनीर की सेना हमलावरों को टारगेट करने की बजाय आम लोगों पर अपना जोर आजमा रही है। यही पैटर्न खैबर पख्तूनख्वा में दिखा था, जहां पाकिस्तानी तालिबान ने मुनीर की नाक में दम कर रखा है। ये 2 तस्वीरें देखिए। एक तरफ तिराहा वैली की कुछ दिन पहले की तस्वीरें, जहां सैन्य ऑपरेशन के नाम पर भीषण सर्दी में 70,000 लोगों को पलायन के लिए मजबूर किया गया। तो वहीं दूसरी तरफ टीटीपी की ओर से जारी किया गया ये नया वीडियो है, जो पाकिस्तानी सेना के एंटी टेरर ऑपरेशन को एक्सपोज कर रहा है। टीटीपी के मुताबिक उनको भारी समर्थन मिल रहा है और ये वो फाइटर हैं जो एक आदेश पर पाकिस्तान में तबाही मचाने को तैयार हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि पाकिस्तानी फौज इनकी लोकेशन भी नहीं ट्रेस कर पा रही है। इस बीच पाकिस्तान में एक ऐसी चर्चा छिड़ी है जिससे मुल्ला मुनीर और पीएम शहबाज शरीफ की नींद उड़ जाएगी। कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी तालिबान टीटीपी ने बलोच लिबरेशन आर्मी के साथ हाथ मिला लिया है और बलूचिस्तान का विध्वंसकारी हमला सिर्फ ट्रेलर था। आने वाले वक्त में जो पाकिस्तानी सेना अभी टैंकों के सहारे बलूचिस्तान में जोर दिखाने निकली है, टीटीपी और बीएलए उसे बलूचिस्तान से पूरी तरह साफ कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब एक ऐसी तस्वीर जो कि देखकर हैरानी होती है, जो सामने आई ऑस्ट्रेलिया के सबसे समृद्ध शहरों में से एक सिडनी से, जहां गजा को लेकर हंगामा हुआ। इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हरजोग ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज के न्योते पर सिडनी पहुंचे। इसी बीच हजारों मुस्लिम फिलिस्तीन के पोस्टर और बैनर लेकर इकट्ठा हुए। सड़कें जाम की गई, फिर हंगामा किया गया। सिडनी में इस आक्रामक भीड़ को देखकर लोग ट्रंप के करीबी सांसद का बयान याद कर रहे हैं, जिन्होंने अमेरिका में इस्लामीकरण की आशंका जताई। प्रदर्शन के नाम पर सड़क पर कब्जा, इजरायली मेहमान, फिलिस्तीन समर्थकों का तूफान, सिडनी शहर जाम, इस्लामिक टेरर पर संग्राम। ये ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े शहर सिडनी की तस्वीरें हैं, जहां फिलिस्तीन समर्थकों ने सड़क जाम कर दी। पुलिस इनको समझाती रही कि टाउन हॉल और आसपास के इलाके में भीड़ की अनुमति नहीं है। वीआईपी मूवमेंट की वजह से आम लोगों के जुटने पर रोक है, लेकिन पुलिस की तमाम चेतावनी दरकिनार करके प्रदर्शनकारियों ने सिडनी का सिस्टम चौपट कर दिया। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक अलग अलग प्रदर्शनों में करीब 50,000 लोग शामिल हुए। टाउन हॉल के पास इजराइल विरोधी नारे लगाए। प्रशासन समझाता रहा, लेकिन इसके बावजूद भीड़ जुटती गई। आखिरकार पुलिस ने दूसरा रास्ता अपनाया।
कुछ प्रदर्शनकारियों को घसीटकर, पीटकर वहां से हटाया गया। जगह खाली कराई गई क्योंकि जहां से पूरा बवाल चल रहा था उसी के पास इजरायली राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग का कार्यक्रम चल रहा था। विदेशी मेहमानों की मौजूदगी में बवाल न हो इसलिए पुलिस ने पहले ही नोटिस जारी किए थे, लेकिन इसके बावजूद फिलिस्तीन के हमदर्द जुटे और जमकर बवाल काटा। सिडनी में इजरायली राष्ट्रपति यहूदियों के साथ एकजुटता दिखाने पहुंचे थे। दिसंबर 2025 में बॉन्डी बीच पर हमले के बाद ये किसी इजरायली नेता का पहला दौरा था। यहूदियों के त्योहार को टारगेट कर बॉन्डी बीच पर आतंकी बाप बेटे साजिद अकरम और नवीद अकरम ने कत्लेआम मचाया था, जिसमें 16 लोगों की जान चली गई थी। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये भीड़ इस आतंकी सोच का समर्थन करती है? आखिर इन्हें किसी शहर को इस तरह बंधक बनाने का लाइसेंस किसने दिया है? क्योंकि ये बवाल यही नहीं थमा। इस हंगामे के बाद शाम के वक्त फिर एक बार प्रदर्शनकारी अपनी अपनी नमाज अदा करने लगे। उन्हें हटाने के लिए फिर एक बार पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। तो दूसरी ओर पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ पुलिस स्टेशन के पास भी एकजुट होकर नमाज अदा की गई। इतना ही नहीं, पुलिस कार्रवाई को लेकर इस्लामिक लीडर शेख बेसम चरकावी ने मोर्चा भी खोल दिया। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया में इस बवाल के बाद इस्लामिक टेरर वर्सेस इस्लामोफोबिया की डिबेट चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर इन तस्वीरों को देखकर अमेरिकी सांसद ब्रैडन गिल के बयान की भी चर्चा हो रही है, जिसमें ब्रैडन गिल ने अमेरिका के इस्लामीकरण का मुद्दा उठाया था। गिल ने कहा था, डलास इलाके का तेजी से इस्लामीकरण होता दिख रहा है। ऐसा लगता है हम टेक्सास नहीं पाकिस्तान में रह रहे हैं। बड़े पैमाने पर मुस्लिम अप्रवासी अमेरिकी पहचान के लिए खतरा। ट्रंप के करीबी सांसद ने डलास में डेमोग्राफी बदलाव को लेकर चिंता जताई थी, जिसके बाद इस्लामिक संगठन इसे मुस्लिमों के प्रति नफरत बता रहे हैं, जैसा कि सिडनी में पुलिस की कार्रवाई को लेकर कहा जा रहा है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका तक इस्लामीकरण को लेकर घमासान मचा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।